नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है और कैसे उनका उत्तर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें शिक्षण से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक विषय में सीटेट में शिक्षण से 15 प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर विषय में। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखिए और अच्छे से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही एवं सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इन कविता को पढ़ना है, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप कविता को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए पहले इनको पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर ग्रहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। यह कविता दोस्तों हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा गया है पूर्व चलने के बटोही। बटोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, यात्री या पथिक होता है, ध्यान रखना। और बाट का मतलब होता है रास्ता या फिर कह सकते हैं मार्ग। ठीक है, तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, इसमें जो है कवि कह रहा है कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की या फिर उस रास्ते की पहले क्या करो, पहचान कर लो, अच्छी तरह से पहचान कर लो। मतलब पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। बटोही का मतलब यहाँ पे पथिक हो गया या यात्री हो गया, बाट का मतलब यहाँ पे रास्ता या मार्ग हो गया। तो कहने का मतलब, हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की या उस रास्ते की अच्छी तरह से पहचान कर लो। आगे लिखा है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए तुम अपने रास्ते की, अपने लक्ष्य की पहचान कर लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है कि किस जगह पर आपको, किस जगह पर सरित मिल जाए, नदी मिल जाए, किस जगह पर गिर मिल जाए मतलब पर्वत मिल जाए, किस जगह पर गहर मतलब कि गड्ढे मिल जाए, यह कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं है। कहने का मतलब आपके मार्ग में कहीं भी रुकावटें आ सकती हैं, यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। आपको इसलिए अपने लक्ष्य को अच्छे से पहचान लेना चाहिए, उसके बाद जो है आगे चलना चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, क्योंकि यह भी निश्चित नहीं है कि किस जगह पे आपको बाग वन सुंदर मिलेंगे। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। देखिए, किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, कहने का तात्पर्य यह है कि किस जगह पे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, यह भी निश्चित नहीं है, कि मतलब कि यह भी अनिश्चित है। और अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, और कह रहा है कि यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर आपको फूलों के समान, सुमन फूलों के समान सुख मिलेगा, और किस जगह पर कंटकों मतलब कांटों के समान आपको दुख मिलेगा, यह भी निश्चित नहीं है। आगे लिखा है कि कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। कह रहा है कि इसमें कौन अचानक से छूट जाएंगे और कौन अचानक से मिल जाएंगे, यह भी यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसे ही आन कर ले। कहने का मतलब आपके मार्ग में अगर कोई भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य को पूरा जरूर करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिए इसको। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, मतलब कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस मार्ग की या फिर उस लक्ष्य की अच्छी तरह से पहचान कर लो। चलिए अब प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और प्रश्नों को समझते हुए उत्तर निकालते हैं। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो ध्यान से आप सुने होंगे तो आपको जरूर पता चला होगा कि अनिश्चितता की ओर बताया गया है, कि यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चितता की ओर बताया गया है। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइए कमेंट में, जरूर आप लोग उत्तर बता पाएंगे, क्योंकि आपने कविता को ध्यान से सुना है, इसलिए आप लोग जरूर प्रश्नों का उत्तर बता पाएंगे। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। सुमन का मतलब फूलों के समान सुख, कंटक का मतलब कांटों के समान दुख। तो इसका मतलब यहाँ पे सुख और दुख आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है। अगला पूछा है दोस्तों, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो किस बात की प्रेरणा दिया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, हर परिस्थिति में किस लिए दिया जा, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है, कि आपके मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं, बहुत से अवरोध आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अपने लक्ष्य की पहचान आपको पहले कर लेनी चाहिए। तो हर स्थिति में यहाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया गया है। चलिए अगला पूछा गया है कि इस जीवन यात्रा में क्या है। कविता में आपने पढ़ा था ना
कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कि सब कुछ निश्चित है, कि सब और मुश्किलें हैं, कि सब और सुख है। आप कहेंगे कि इस जीवन यात्रा में दोस्तों कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। तो पहला ही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। सरित का मतलब क्या होता है दोस्तों? सरित का मतलब यहाँ पे आपको बताया गया था, सरित का मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी। यहाँ पे नदी का या सरित का समानार्थी कौन सा नहीं है? तटनी भी होता है, जयमाला होता है, नद होता है, लेकिन प्रवाह जो है यह सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है आपसे, हिंदी के ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आप लोग समझते चलिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ते, ती, ती, ता। आपका जवाब होगा दोस्तों ता प्रत्यय आ सकता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चित में ता जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? अनिश्चितता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनिश्चितता। तो ता प्रत्यय यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल सही है। चलिए फिर से दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पे गद्य को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर आपको देना है। तो गद्य तो यहाँ पे काफी बड़ा है, इसलिए मेन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधा प्रश्न पर आएंगे। तो प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब थोड़ा बहुत इसको गद्य को समझ लेंगे, उसके बाद ही। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूलों में जो कविताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए तो समाज सहमत होता है, माता पिता सहमत होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार ले अगर बच्चे, तो यह माता पिता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। क्यों नहीं मंजूर होता है? यहाँ पे लिखा गया है कि माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। मतलब कि जिस रास्ते पर उन्हें चलाना चाहते हैं उस राह से भटक जाएंगे, उस लक्ष्य से भटक जाएंगे जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। अपनी सोची हुई मतलब माता पिता स्वयं की सोची हुई मंजिल पर अपने बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आगे पूछेगा अभी। तो उनकी इच्छा इसमें निहित होती है। आगे लिखा है कि यही हाल स्कूलों का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को भी नहीं मंजूर है। क्यों नहीं मंजूर है? क्योंकि स्कूल को लगता है कि इसके लिए समय कहाँ है और यह तो पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। तो यह गलत धारणा है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि भी बच्चों से करवानी चाहिए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे लिखा है, दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे। तो यहाँ पे ये पूरा गद्यांश था दोस्तों, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। तो चलिए अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है। आपने ऊपर गद्यांश को पढ़ा था, उसमें लिखा गया था माता पिता को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? कि माता पिता का विचार था कि माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। कहने का मतलब जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं माता पिता, उसे बच्चे नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर इन चीज़ों में बच्चे लग जाएंगे तो इसलिए आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है दोस्तों। पहला, इसमें पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जा सकते हैं, यह बिल्कुल इसका अर्थ नहीं था। केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, यह भी नहीं है। केवल कविता ही लिखते रहेंगे, यह भी नहीं है। तो दूसरा बिल्कुल सही है कि माता पिता द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसे बच्चे नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पे बच्चे स्वयं लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को निर्धारित किया जा रहा है, या माता पिता निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखते चलिए। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है आप बताइए? क्योंकि उन्हें लगता है कि, क्या लगता है? आपने पढ़ा था ना कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, या इससे बच्चों का समय नष्ट होता है, या इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, या सीखना बहुत कठिन है। तो ये सभी गलत है दोस्तों। आपका पहला ही बिल्कुल राइट है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह पाठ्य पुस्तकों से बाहर की गतिविधि बताई जा रही थी स्कूलों द्वारा। इसलिए आपका यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको बताइए, सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में बताते चलिए। जरूर आपको यहाँ पे सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ध्यान से आप सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब चीज़। और प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आप लोग बताइए, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आप बताइए, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, या जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है,
ये भाषा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। यह बिल्कुल सही नहीं है। गीत कविता की समाज में सहमति तो है, लेकिन वह उसे अपनाना, अपने बच्चों को अपनाने नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? यही वाला सही नहीं है कि समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। अगला आपसे पूछा है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के सहयोगी या संपूरक? तो आप कहेंगे यह बाधक के रूप में देखती है। शिक्षा व्यवस्था जो है, अभी स्कूलों के बारे में आपने पढ़ा था कि शिक्षा व्यवस्था जो है वह गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है। चलिए, तो दोस्तों गद्यांश को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी इन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे, इसलिए आपको गद्यांश को जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम में। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, यह बताना है इसमें। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, यह तो सही है। गीत कविता के बारे में उसकी महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तभी तो जो है बच्चों को उसे अपनाने नहीं दे रहे हैं। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये जो है माता पिता सोच रहे हैं, ये स्कूल वाले सोच रहे हैं, माता पिता सोच रहे हैं कि अपने रास्ते से भटक जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यही कथन गलत है दोस्तों, यही आपको बताना था। दूसरा ही इसमें बिल्कुल गलत है, बाकी और सब सही है कि ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। चलिए, अगला पूछा है आपसे यहाँ पे, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? आप लोग बताइए, स्वयं बच्चे निर्धारित करते हैं कि माता पिता, कि स्कूल की शिक्षा अधिकारी? तो आप ध्यान से जब सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो इसमें कहा गया था कि जो माता पिता है वह लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य, माता पिता द्वारा निर्धारित लक्ष्य को बच्चों से पूरा करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा बिल्कुल राइट है। आप लोग बताते चलिए सभी प्रश्न का उत्तर। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया आपको बताना है, तो सुनी सुनाई जाए इसमें कौन सा, अकर्मक है कि सकर्मक? आप कहेंगे इसमें सकर्मक क्रिया है, ठीक है, जिसमें कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। तो सुनने का काम और सुनाने का काम दोनों यहाँ पे हो रहा है, इसलिए सकर्मक यहाँ पे सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रत्यय दोस्तों आपसे पूछा गया है। सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? तिक है कि कृतिक है कि इक है? तो आप कहेंगे प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो इक प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आपका तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है, ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते चलिए दोस्तों, इनका उत्तर बताइए। इसके बाद शिक्षण से संबंधित आपको 15 प्रश्न मिलेगा इसी के आगे, तो ध्यान से आप देखते चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर आप बताइए। निश्चित रूप से आपको सीटेट में इससे लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो यह देखते हैं तो जरूर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे सीटेट में। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए लगातार, आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। मंजूर का समानार्थी शब्द यहाँ पे पूछा गया है, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार। अच्छा, आप कहेंगे मंजूर का समानार्थी क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकारना मंजूर एक ही हो गया। चलिए, अगला पूछा है, यहाँ से आपका शिक्षण शुरू हो गया है। अब ध्यान से आप लोगों का सभी प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको बताना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? अब आप लोग बताइए, एक शिक्षक की बात सोचिए आप लोग, तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। क्या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान यह जो है अधिक जरूरी, सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है आपको दोस्तों, यह बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे जरूरी तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है वो बताना है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? क्या भाषा ज्ञान जरूरी है शिक्षक का, कि भाषा में जो रंगीन पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो किताबों के कलर होते हैं, वह इंपॉर्टेंट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल यह इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे यहाँ पे पूछा है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यह बिल्कुल राइट है दोस्तों। प्रिंट समृद्ध परिवेश यह जो है भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है प्राथमिक स्तर पर। इसको ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर प्रिंट समृद्ध जो है माहौल या परिवेश बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है दृश्यांकनों के माध्यम से या चित्रण सामग्रियों के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। चलिए, अगला है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका क्या निहितार्थ है? आप बताइए। बच्चे जो बोलचाल की भाषा है जो घर से सीख कर जाते हैं, उसका क्या निहितार्थ आप लगाएंगे? कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऐसा निहितार्थ आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, यह भी उचित नहीं है। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभव कक्षा से बाहर रखा जाए, तो यह भी नहीं है। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों के जो भाषाई अनुभव हैं, जो घर से सीखकर बच्चे आए हैं, जो उनकी मातृभाषा है, जो उनको अनुभव प्राप्त है, उसकी मदद लेकर जो है उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उसका उचित प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, उसको रिलेट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों से, कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसके माध्यम से उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है।
ध्यान से सभी चीज़ें दोस्तों समझेंगे तो जो शिक्षण संबंधित प्रश्न है आप इन्हें कभी गलत नहीं करेंगे। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए आप लोग, इसमें सही जवाब क्या होगा? भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप क्या मानते हैं? क्या संज्ञानात्मक विकास को, या सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य सामग्री को, या बाल साहित्य को? तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब होगा सामाजिक अंतःक्रिया को, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया में दोस्तों दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ें होती हैं, बच्चे आपसी बोलचाल में जो सीखते हैं वह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया यह जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्तियों को बढ़ने के अवसर दें। क्या सही होगा आप लोग बताइए। प्रश्न क्या पूछा है? हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, क्या प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी, तो मातृभाषा के स्थान पर दूसरी भाषा यह जरूरी नहीं है, गलत हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाए, तो मानक भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, तो सबसे सही आपका पहला ही है, बच्चों की भाषा संबंधी जो सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर देना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं बच्चों के लिए, इसलिए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में दोस्तों, तो भाषा क्या आप कमजोर मानेंगे? केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। तो केशव के शब्दों में जब वह लिखेगा, कल्पना करके सोच विचार के लिखेगा, तो यह तो मजबूत पक्ष है भाषा सीखने का। आप भाषा का आकलन उसका अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो भाषा आकलन का यह मजबूत पक्ष है दोस्तों। आपको कमजोर पक्ष बताना है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, यह भी आपका मजबूत पक्ष है। इसमें अपनी बच्चे अपनी भाषा व्यक्त करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनकी भाषा सही विकसित हो रही है या नहीं। अपने दोस्तों में से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, इससे भी यह भी मजबूत पक्ष है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यह उतना मजबूत पक्ष नहीं है दोस्तों। इससे आप भाषा के आकलन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर उसे पता भी रहेगा कि ईदगाह में क्या खरीदा, तो जो खरीदा है एक ही शब्द में वह बोल देगा, तो एक ही शब्द सुनकर आप क्या आकलन कर पाएंगे कि उसकी भाषा कितनी अच्छी है या खराब है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे चौथा बिल्कुल राइट हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको टेट सीटेड सभी चीज़ों की तैयारी लगातार करवाई जाएंगी, सुपर टेट की तैयारी करवाई जाएंगी। आपको शिक्षक बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सरकारी विद्यालयों में शिक्षक जरूर बने, आप सीटेट जरूर पास हो। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है दोस्तों, आपसे यह पूछा गया है। सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। आपका जवाब होगा दोस्तों संप्रेषण। यह जो है भाषा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बातचीत करेंगे बच्चों से, चाहे टीचर से या टीचर बच्चों से या बच्चे बच्चे से जब बात करेंगे, तो संप्रेषण के द्वारा बहुत अच्छे से वह सीखते हैं। तो संप्रेषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला पूछा है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप बताइए। क्या कविता सुनना और शब्दांश से लिखना यह जरूरी है? यहाँ पे पूछा गया है सुनने लिखने की कुशलता का आकलन करना है आपको, और इसके लिए आकलन के लिए आप सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या हो सकता है कि कविता सुनना और शब्दांश लिखना जरूरी है, कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना जरूरी है, कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में, कि सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो सबसे सही जो है दोस्तों वह है आपका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में। जब बच्चा जो है सुनी गई कोई कहानी को अपने शब्दों में लिखेगा, तब आप उसके सुनने की और लिखने की दोनों की कुशलता का आकलन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए आपका तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? अगर कोई बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है, हिंदी जैसे पढ़ रहा है, लेकिन कोई शब्द वह आगे पढ़ के फिर से उसको रिपीट कर दे रहा है, तो क्या समझेंगे? क्या पढ़ने में अधिक समय लेता है? यह नहीं दर्शाता है। वह अटक अटक ही पढ़ सकता है? आप यह नहीं कहेंगे। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है? तो आपका जवाब इसमें होगा दोस्तों वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए वह क्या करता है? शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। तो आपका यहाँ पे यह जो है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर अच्छे से समझिए, देखिए, सॉल्व करिए। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे नहीं बताना है आपको। तो आप लोग देखिए दोस्तों कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना,
यह तो अच्छी बात है कि बच्चे की भाषा का विकास अच्छी तरह से हो रहा है, प्रगति हो रही है, इसको जो है अभिभावकों से बताना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, शिक्षक का काम है बताना चाहिए और यह उद्देश्य होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए यह आपको बताना है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, बिल्कुल उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसका पहचान करना, यह तो जरूरी है। तो यह भी आपका सही है। क्या नहीं है यह बताना है आपको। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, तो उन्नत बनाना भी, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें देखिए चौथा बिल्कुल गलत है। इसमें बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह भाषा आकलन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि केवल आप बच्चों की त्रुटि आप बताएं, उसकी पहचान करें। नहीं, उनकी अच्छाइयों को आप देखिए, ठीक है, और उसमें सुधार की आवश्यकता क्या है उसको आप देखिए। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या हो सकता है आप बताइए। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, या फिर मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, या पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो आप कहेंगे दोस्तों चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। किसी आंखों देखी घटना का जब कोई बच्चा लिखित वर्णन करेगा तो इससे जो है उसके उत्कृष्ट लेखन का पता चलेगा। तो इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप लोग। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आप बताइए कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, क्या यह सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, यह तो गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, यह भी गलत है। घर से भी भाषा सीखते हैं बच्चे, मातृभाषा घर से ही सीखते हैं। और बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखेंगे, यह भी गलत है। इसलिए आपका पहला बिल्कुल राइट है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कहेंगे लिखने में कठिनाई होती है, तो डी चौथा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है और डिसलेक्सिया जो है यह किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान से देखते चलिए। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बताइए किसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में। तो प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, या नैतिक मूल्य वाली कहानियां कविताएं, या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, या हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, विविध रूप देने वाली रचनाएं, यह जो है हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं कि किस रूप में आप बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को देखेंगे। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, इस रूप में देखेंगे, या शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो यह बाधित करती है बिल्कुल गलत हो गया। जटिल चुनौती है यह भी गलत हो गया। आपका सही हो गया संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आपको यहाँ पे ढूंढना चाहिए। सीटेट में ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, ध्यान से जब समझ के उन्हें देखेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश बिल्कुल सही है। यह जो है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार माना जाता है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका 30 प्रश्न हिंदी का कंप्लीट हो गया। इसमें शिक्षण से भी प्रश्न आपने देखा, गद्य से भी संबंधित और पद्यांश से भी संबंधित प्रश्न था। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, निश्चित रूप से आपको सीटेट एग्जाम में इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। आप लोग यहाँ तक देखें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।